हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नीट टेस्ट 100। हम शशि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन जो है वो वीबीटी का एक पार्ट है और उसमें हम बेसिकली जो बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बोलते हैं कि जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वो मैथमेटिकली कंबाइन होकर एक नए सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रायर टू देयर कंबाइनिंग इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये सही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलने से बेटर है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाए। तो वो प्रायर पहले ही वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू एटॉमिक p ऑर्बिटल्स एंड वन s ऑर्बिटल। तो ये सही स्टेटमेंट है, दो p और एक s के हेल्प से ये बन रहा है। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें इनकरेक्ट बताना है। तो ये दोनों तो सही है, पहले हाइब्रिडेशन होता है, और ये भी सही है कि sp2 में एक s और दो p रहते हैं। d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये भी सही है। ऑक्टाहेड्रॉन d2sp3 में अगर हम देखें तो 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, दो d के हैं, एक s का है और तीन p का है। तो 6 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 6 नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन की तरफ पॉइंट करेंगे। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑल एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे सारे नहीं होते हैं। sp3d जो है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप का रहता है, और अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप का है तो ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे वो 120 डिग्री का होता है। तो सारे 90 डिग्री के एंगल्स नहीं हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अपने लिए ये करेक्ट ऑप्शन है। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ सबशेल। जब हम सबशेल की एनर्जी की बात कर रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे, तो फिर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ मान लेते हैं, क्योंकि एनर्जी सब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मेंशन की हुई है, तो हम इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन जब हम मानेंगे तो जो एनर्जी होगी वो n+l वैल्यू से गाइड होगी। जैसे अगर हम 5D के लिए देखें n+l वैल्यू, तो 5 और +2 हो जाएगा तो ये 7 हो रहा है। ये 6+0 है तो ये 6 ही है। ये 4+3 है तो ये 7 है, और ये 5+2 है, 1 है तो ये 6 है। तो वैल्यूज़ अगर हम देखें तो 5p के लिए 6 है, इसके लिए 7 है, इसके लिए 6 है और इसके लिए 7 है। तो पहले 7 आएगा, मतलब 5d और 4f ये दोनों पहले आएंगे। तो 5d और 4f पहले आ रहे हैं और फिर ये दोनों आ रहे हैं, और इनमें भी जिसकी वैल्यू n की ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 5d में n की वैल्यू हाइयर है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी देन 4f, और 6s और 5p में 6 की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब 6 के लिए n की वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें एनर्जी हाइयर होगी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर एलम। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। एलम डबल सॉल्ट है, सल्फेट आयंस प्रेजेंट रहते हैं जनरली, K+Na+ ये सब के सॉल्ट से बन सकता है। एक मोनोवेलेंट आयन है और एक ट्राईवेलेंट आयन है Al3+, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 24H2O प्रेजेंट रहेगा तभी हम उसको एलम बोलेंगे। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल मतलब मॉडर्न फॉर्म को बोल रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल SPDF। तो ये सही स्टेटमेंट है। आप अगर ऑर्बिटल में भी सोचो तो पहले S ऑर्बिटल्स रहते हैं, फिर इधर P ऑर्बिटल्स रहते हैं, इधर बीच में D ऑर्बिटल रहते हैं, तो एक सीक्वेंस है फिल करने का। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, हमें नॉट ट्रू बताया गया, गलत बताना है हमें। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जनरली पता नहीं चलती इससे। अब जैसे किसी के लिए भी ले लो, नाइट्रोजन के लिए ले लो, तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। NO2 रहता है, HNO3 रहता है, +4 +5, N2 में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ऐसे प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट लग रहा है। इट रिफ्लेक्ट ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली गाइड होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इन सब से। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट अगेन, बट फिजिकल प्रॉपर्टी बोलना, हाँ इस सेंस में बोल सकते हो कि एक तरफ मेटल आ रहा है एक तरफ नॉन मेटल आ रहा है, तो इस तरह से वो थोड़ा अरेंज हो जाएंगे। इट हेल्प टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव आयोनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट। आयोनिसिटी
आयनिक कैरेक्टर को बोल रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इन सारी चीज़ों से गाइड हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन एक ही है जो कि अपने लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ फॉर अ बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज दिस। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP अगर हमें दिया हुआ है और बाइनरी है, इसका मतलब है कोई भी AB सॉल्ट अज्यूम कर लेते हैं, तो ये अगर डिसोशिएट होगा तो A+ सॉलिड है ये, तो A+ एक्वस और B- एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसके लिए सॉल्युबिलिटी S होगी तो इसके लिए भी S होगी। तो सिंपली हम लिख देते हैं S² = KSP और S = √(KSP). √(KSP) अगर हम करें तो वैल्यू 2 × 10⁻⁻5 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है। विच इज़ करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर आपको ध्यान हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा दिख रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O होता है, सिलिकॉन में डबल बॉन्ड O पॉसिबल नहीं रहता है। पाई बॉन्ड इसका बहुत ही वीक रहता है क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हाइयर होती है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता। सिलिकॉन ऑक्साइड जो है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसमें अलग अलग सिलिकॉन और ऑक्सीजन इस तरह से अटैच हो जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। तो अगर हम इस तरह से हर एक तरफ से ऑक्सीजन इधर अटैच होगा, देन सिलिकॉन अटैच होगा, तो इसको अगर हम देखें, ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। सही है, वो दिख रहा है हमें, 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड है। एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ए करेक्ट ही पूछा गया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाई 2 ऑक्सीजन एंड ईच ऑक्सीजन बाई, नहीं ये तो गलत है, तो आप इस तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन आयोडीन इज पास्ड थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaF। अगर आपको ध्यान हो कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे अगर F2 है तो ये Cl- को रिड्यूस करके Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, या फिर अगर Cl2 है तो ये Br- को Br2 बना देगा। ऊपर वाले नीचे वाले आयंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन अगर हम आयोडीन पास करें I2, ये किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि ऊपर F-, Cl-, Br- सब ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ F2Cl2 Br2 गलत है, इट गिव्स क्लोरीन गलत है, ब्रोमीन गलत है, नन ऑफ दीज, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 10 to 100 डिग्री। अगर 10 to 100 डिग्री हम बढ़ा दें, मतलब हमने कितना बढ़ाया है, 90 डिग्री का जंप किया है, मतलब 9 टाइम्स इंक्रीज़ किया है। 10 से 20 पे गए तो डबल हो गया, फिर 20 से 30 पे गए तो भी डबल हो गया, तो 2 × 2 अगर हम करते जाएंगे तो अप टू 9 टाइम्स आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू आ रही है 2⁹9। अब 2⁹9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 512 आ जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 512 आ जाएगा। द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन द फॉलोइंग। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप को, क्योंकि सब में ऑक्सीजन सेम तरह के ग्रुप्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप ऐसा भी हम लिख सकते हैं इस केस में कि जो लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप इज़ अ पुअर बेस, या अ गुड लिविंग ग्रुप इज़ अ पुअर बेस, ऐसा लिख सकते हैं हम इस केस में ऑक्सीजन के साथ। तो अगर हमें क्या फाइंड करना है कि पुअर बेस कौन सा है, मतलब ऑक्सीजन के जो आयन्स है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में है। जैसे अगर हम देखें, एक तो OAC है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो OAC ऐसा आ रहा है CH3, तो O- अगर O- निकलेगा तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक इधर और एक इधर, CO इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही अगर हम सॉरी वहीं अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सेकंड स्ट्रक्चर में OMe है सिंपली, या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। थर्ड वाले स्ट्रक्चर को देखें तो O- है, अगर S डबल बॉन्ड O SO2Me है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब इस ऑक्सीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और फिर इस ऑक्सीजन के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो 3 ऑक्सीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और फोर्थ स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो O- है, S डबल बॉन्ड O और CF3 ग्रुप लगा हुआ है। अब CF3 ग्रुप जो है ये वेरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर होगा तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबिलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज को।
तो फोर्थ जो है, अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो फोर्थ सबसे पुअर बेस होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि फोर्थ सबसे पुअर बेस है क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबिलाइज्ड है। देन थर्ड, देन वन, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे टू होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि गुड लिविंग ग्रुप जो होगा वो पुअर बेस होगा। तो अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करें तो फोर्थ सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन थर्ड, देन वन, देन टू। तो बस ये ऑर्डर देखते हैं, फोर, देन थ्री, देन वन, देन टू। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनॉल गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है, कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म करता है, Fe और OC6H5 होल 6 ये फॉर्म हो जाता है बेसिकली 3+ के साथ। O- है तो 6- है तो 3- के साथ, 3- के साथ ये फॉर्म हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स जो कि वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो ये कलर हमें दिखता है तो हम फिनॉल का टेस्ट इसके थ्रू कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक। नॉन स्टिक कुकवेयर जो है, जैसे PVC है, इसे तो पाइप्स बनते हैं, तो ये तो नहीं है। पॉलीस्टीरीन है तो पॉलीस्टीरीन बेसिकली कटलरी और डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स इन सब के काम में आता है। पॉलीथाइलिन थैलेट है तो ये बेसिकली क्लीन, स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, और ये भी लाइट वेट प्लास्टिक और ये सब में यूज़ में आता है। और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो है ये बेसिकली काफ़ी केमिकली इनर्ट है, और केमिकली इनर्ट होने के साथ साथ ये हाई थर्मल स्टेबिलिटी भी है इसके पास, हाईली थर्मल स्टेबल है, हाई थर्मली स्टेबल है। तो इसकी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनर्ट रहना चाहिए ऑब्वियसली, जो आप खाना खाते हो ऐसा नहीं कि मेटल रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो इनर्ट रहना चाहिए। इन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में मानो इसका अगर हम कर रहे हैं, NH2 के साथ रिएक्शन करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा, सबसे पहले तो ये N और H2O डिपार्ट कर गया, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम KOH के साथ OH- के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये H2O भी निकल जाता है एक एक करके। मतलब अगर आप मैकेनिज़्म लिखना चाहो तो भी आसान है मैकेनिज़्म, जैसे NHH, OH- इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे H2O से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा बन गया, N आ गया, डबल बॉन्ड N और H आ गया। फिर दूसरा OH- आएगा, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब N2 बन रहा है यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से एक H2O से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सिंपली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग गए, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, एक N2 बन गया गैस। तो C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। Among the following outer electronic configurations of atoms, which atom can have the highest oxidation state? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जैसे हम फर्स्ट वाले को देखें तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं एट मैक्स। ये भी अगर बहुत ज़्यादा निकालेगा तो +6 तक जा सकता है। +10 तो पॉसिबल है ही नहीं, मैक्सिमम +7 जाएगा। तो ये जैसे निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट और निकल 2+ शो करता है, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। D5NS2 है, मैंगनीज़ के जैसा है, Mn+7 जो बनता है, तो ये भी 7 इलेक्ट्रॉन इससे डिपार्ट कर सकता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज़ यूज्ड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो है वो सल्फाइड और के लिए हम यूज़ करते हैं। अब सल्फाइड और इनमें से गैलेना है, PBS, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसेटेराइट ये सब तो नहीं है ऑब्वियसली, ये SnO2 है, ये Fe3SO4 है, Fe3O4 है, और ये CuOH होल ट्वाइस CuCO3 है, कार्बोनेट, ये सब आयंस हैं, तो ये भी नहीं होगा, मैलेसाइड भी नहीं होगा। द करेक्ट यूनिट सेल डायमेंशन फॉर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते इस केस में। तो जब हम टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में देखते हैं तो A = B ≠ C रहता है, और α = β = γ = 90 डिग्री रहता है, याद रखना पड़ेगा आपको।
फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन ए सेल द EMF शुड बी, अगर रिडॉक्स रिएक्शन करा रहा है किसी सेल में तो EMF जो होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, वरना तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बोला जाएगा, वरना फिर वो रिएक्शन नहीं होगी, तो पॉजिटिव रहेगा ये वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेजोनेंस? रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी का रहना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा इक्वल एनर्जी का होगा, तो इसको अभी हम करेक्ट तो बोलना 100% सही नहीं है। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम शुड बी इन सेम पोजिशन, तो ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देर शुड बी नॉट बी द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो गलत है क्लियरली, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो तो सेम रहेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, तो ये सही है, सही हमें नहीं बताना है, हमें बताना गलत है, तो ये और ये ऑप्शन थोड़े गलत से आ रहे हैं, तो इनमें अगर हम देखें, अगर हमें चूज़ करना है तो फिर हम बेस्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा सेम रहता है। रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स में लगभग सेम एनर्जी के जैसा ही रहता है, तो उसको हम फिर भी रहने देते हैं, हम बेस्ट ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। सॉल्ट ऑफ डैश कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर, ये Na+, K+ तो सब में सोल्यूबल है, ये तो कहाँ से हार्डनेस करेंगे। Ca2+ एंड Mg2+ के जो सॉल्ट्स हैं ये हार्डनेस क्रिएट करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटेलिक जैसे हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देखें तो कार्बन के साथ Mg अटैच्ड है, तो ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक बोला जाएगा। लेड देखें तो लेड के साथ टेट्रा इथाइल है, तो टेट्रा इथाइल बना देते हैं, तो इसमें भी कार्बन के साथ अटैच्ड है। सोडियम इथॉक्साइड देखें तो इथॉक्साइड और ONA है, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये है ना, कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नहीं काउंट होगा, एनिक कंपाउंड है सिंपली ये। दी ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन H2+Cl2 सनलाइट, ये अपने सिलेबस में नहीं है, हमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर नहीं पढ़ाया गया है, नहीं अपने सिलेबस में है, तो अगर आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, मुझे भी नहीं पता था फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो थोड़े बहुत अगर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, ऑब्वियसली मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं, तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ सकता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन में आपको बस एक और एग्जांपल दे सकता हूँ जो अपने सिलेबस में 0 ऑर्डर रिएक्शन, वो हाइड्रोजनेशन है। अगर हम H2PD का रिएक्शन करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज़ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज 0.2 ओम पर ओम पर सेंटीमीटर एंड इट्स कंडक्टिविटी इज दिस। तो जनरली हमें याद नहीं रहता तो हम फिज़िक्स वाले फार्मूले से डेराइव कर लेते हैं। R = ρL/A है, इसको लिख देते हैं 1/ρ = 1/r, L/A इज सेल कांस्टेंट, तो हमें सेल कांस्टेंट ही पूछा गया है। 1/ρ, रो होता है रेजिस्टिविटी, तो 1/ρ हो जाएगी कंडक्टिविटी, और R होता है रेजिस्टेंस, तो 1/r हो जाएगा कंडक्टेंस। सही है, बहुत आसान है। तो कंडक्टेंस और ये सेल कांस्टेंट तो है ही। तो अब हम देखें हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है। हमें रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी आ जाएगा, तो कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है, ये है 0 पॉइंट, अच्छा ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी तो दिया हुआ है, ये एक्चुअली इसको कंडक्टेंस लिखना चाहिए, ये मुझे लगता है कुछ गलत लिख दिया इन्होंने। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है 0.2, तो ये 0.2 ओम पर सेंटीमीटर है ये, और इसको G से डिवाइड कर देते, कंडक्टेंस 0.04। देखो इसका यूनिट भी पर ओम है, रेजिस्टेंस का ओम होता है और कंडक्टेंस का पर ओम होता है, तो क्लियरली ये गलत लिखा हुआ है, ओम इन्वर्स कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये सेल कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू आ रही है, ये 0 हटा देते हैं, 20 आ जाएगा, तो 5 पर सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? SO4 का 2- है, तो इसका 2+ हो जाएगा, ऐसे X मान लो इसको, तो आयरन H2O का 0, ये +1, और SO4 का -2 = 0, तो यहाँ से अगर हम देखें तो X = +1 आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर। द ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कोई भी जो होंगे वो I पे डिपेंड करेंगे, जैसे अगर डेल्टा TF देखते हैं तो I × KF × M है। नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर।
नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, केवल नंबर ऑफ सोल्यूट। जैसे अगर 0.1 मोलर लिया है तो ये अगर जाएगा तो टोटल 4 मोल, या अगर हम सबका 1 मोल लें तो ये 4 मोल आयन प्रोड्यूस, 4 मोल सोल्यूट प्रोड्यूस करेगा, ये 3 मोल प्रोड्यूस करेगा और ये 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो इसका उल्टा है, मतलब Na3PO4 का सबसे ज़्यादा है, देन Na2SO4, देन NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच RMS वेलोसिटी ऑफ SO2 बिकम इक्वल टू दैट ऑफ O2 एट S303 केल्विन। तो RMS वेलोसिटी VRMS ऑफ SO2 इज इक्वल टू VRMS ऑफ O2, ये दिया हुआ है। तो V स्क्वायर के इक्वल होगा, या VRMS क्या होता है, √3RT/m इक्वल टू √3RT2/m2 लिख देते हैं। तो स्क्वायर हटा देते हैं, 3R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा T1/m1 इक्वल टू T2/m2। अब SO2 के लिए देखो, SO2 का मोलर मास हमें पता है 32 और 32 64, और T2 हमें पता है 303, ये पता है 32, तो ये ट्वाइस हो गया। दिस इम्प्लाइज T1 जो होगा वो 606 केल्विन, यहाँ से आ जाएगा 606 केल्विन। which is correct characteristic of catalyst alters the chemical equilibrium in a reaction। ये गलत है। कैटलिस्ट अगर आप देखो तो रिएक्शन को चेंज, रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता है। क्या चेंज करता है, केवल पाथवे चेंज करता है रिएक्शन की। इट ऑलवेज इन द सेम फेज। ज़रूरी नहीं है, होमोजीनियस कैटलिस्ट हो सकते हैं और साथ ही हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन एंड प्रोवाइड्स ईजियर पाथवे, ये सही बात है ना, ईजियर पाथवे प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन में पार्टिसिपेट होकर। डज नॉट पार्टिसिपेट, ये गलत है। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। अगर हम कोई भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देखें, Br है, H है, ETO माइनस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये H इधर डबल बॉन्ड बनाया, ये Br निकल गया, तो ये डबल बॉन्ड बन रहा है, HBr ETOH बन रहा है और Br माइनस बन रहा है। तो ये क्या है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। Br और H यहाँ से बाहर निकल गए, एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या E2 रिएक्शन। विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, अल्फा रेज हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन बीटा रेज। ये गलत है। जितना लाइटर होगा उतना फास्ट मूव कर रहा होगा, मतलब जितना लाइटर होगा उतना ज़्यादा उसका पेनिट्रेटिंग पावर होगा। तो अल्फ़ा सबसे ज़्यादा भारी है, देन बीटा, देन गामा, ये है इसके मास के ऑर्डर। तो अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर देखें तो गामा का सबसे ज़्यादा होगा, देन बीटा, देन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा रेज हैव मोर पेनिट्रेटिंग, गलत, अल्फ़ा रेज हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर देन गामा रेज, ये तो सही है। बीटा रेज हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर देन गामा रेज, बीटा हैव लेस देन गामा रेज। हमें क्या बताना, हमें इनकरेक्ट बताना। अच्छा, तो ये भी सही है फिर तो। बीटा रेज हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन गामा रेज, बीटा हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन गामा रेज, बीटा हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अल्फ़ा रेज हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन बीटा रेज, बीटा रेज हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर, अच्छा सॉरी, ये तो सही स्टेटमेंट है, बीटा हैव मोर देन अल्फ़ा रेज, तो एक ही गलत है बस, अल्फ़ा रेज हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन बीटा रेज, ये तो लेस है एक्चुअली। विच रिएजेंट कैन फॉर्म क्रिस्टलाइन ओसाजोन डेरिवेटिव विथ ग्लूकोज। अब सबसे पहली बात है कि ये ओसाजोन क्या होता है। तो ओसाजोन जो है जनरली ग्लूकोज और इनके साथ रिएक्शन कराते हैं जब, तो मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ, 2 molecules of phenylhydrazine, 2 molecules of phenylhydrazine condense with each molecule of sugar, शुगर में कीटोज भी हो सकता है और एल्डोज भी हो सकता है, टू गिव एन ओसाजोन at C1 and C2 position।
या OSH2 एट C1 एंड C2 पोजिशन। तो जो NH जो फिनाइल हाइड्रोजिन है, अब आप फिनाइल हाइड्रोजन, पहले आपको हाइड्रोजिन पता है NH2 NH2 होता है, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के फिनाइल लगा दो तो वो बेसिकली ग्लूकोज या शुगर के साथ रिएक्शन करता है और दो पोजीशंस पे अटैच हो जाएगा। जैसे अगर हम शुगर शो कर रहे हैं तो CHOH है, CHOH होल N लिख देते हैं। इसका अगर हम एक्सेस ऑफ NH2 NHPH फिनाइल हाइड्रोजिन है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो पोजीशन पे ये NHPH C डबल बॉन्ड NHPH, तो ये जो हाइड्रोजोन बोलेंगे, अगर हम सिंपली कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन बनता। तो वैसे ही ओसाजोन, थोड़ा सिमिलर वर्ड है बट CHOH होल है, इस कंपाउंड का नाम जो है वो है ओसाजोन। इसके साथ अब यहाँ पे हमने एल्डोज लिया है, आप चाहो तो कीटोज के साथ भी सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये कीटोज ले ले, यहाँ पे CH2OH रहेगा और CHOH होल N है और CH2OH है, तो इसके साथ भी अगर हम एक्सेस ऑफ NH2 फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा, ओसाजोन ही फॉर्म होगा, मतलब दो मॉलिक्यूल इसमें भी रिएक्शन कर जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है। साइनोहाइड्रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म लैक्टिक एसिड। तो सबसे पहली बात ये भाई, लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है और इस पोजीशन पे ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर रहता है, ध्यान रखना चाहिए आपको। तो ये लैक्टिक एसिड है। अब 3 कार्बन हमें किससे बनाना? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन से। तो इसके बाद इसका अगर हम साइनोहाइड्रिन मतलब CN- के साथ रिएक्शन करा दें तो ये पहले डबल बॉन्ड OH है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा CN, और O- अगर हम फिर H+ के साथ कर दे तो ये OH बन जाएगा। और फर्दर अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दे H3O+ के साथ, या इधर ही हाइड्रोलिसिस कर दो, तो जो CN बन रहा होगा वो सेकंड स्टेप में CO2H में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ग्रुप बन जाएगा। तो 2 कार्बन से 3 कार्बन में चले जाएंगे, लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। विच आर मोनोमर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन 6,6। 6,6 जो है बेसिकली एक 6 एडिपिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कार्बन, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कार्बन के हेक्सेन डाइअमाइन को, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, मतलब 6 कार्बन के एक एसिड और एक डाइअमाइन होंगे, तो वो नाइलॉन 6,6 बोलेंगे। विच कंपाउंड कैन बी यूज टू प्रिपेयर एजोडाइज। एजोडाई आपने सुना होगा, जब हम N2Cl बनाते हैं फिनाइल के साथ, या NH2 के हेल्प से जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, उसका जैसे NH2 से हमने N2Cl बनाया, N2+ बनाया, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल या NH2 ये सब के साथ, तब जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं एजोडाइज, N डबल बॉन्ड N, और ये फिर ये ग्रुप फिर PH, तो ये जो है ये सब OH, ये सब एजोडाइज है। तो एनिलीन से हम प्रिपेयर करते हैं, एनिलीन से N2+ बनाता है HONO बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उससे रिएक्शन होती है। विच कलरलेस गैस हैव द स्मेल ऑफ रॉटन फिश। H2S सड़े हुए अंडे के जैसा महकता है, ये सड़ी हुई मछली के जैसा महकता है, ये बर्दाश्त करने के बाहर वाला स्मेल है। PH3 करेक्ट आंसर इसका, ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज़ वर्डिग्रीज। अब ये सब भाई, ये सब अगर आपको पता है तो ही आप सॉल्व कर सकते हो, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कम है, ये सब याद करने देखो थोड़ा ये भटक जाते हैं राह से, और आपको ये सब पूछ देते हैं जो कि कम पूछनी चाहिए। ऐसे चीज़ों में दिमाग का टेस्ट कम होता है, और आपने कितना एक्सप्लोर किया हुआ है सब कुछ। बेसिक कॉपर एसिटेट मुझे भी नहीं पता था, मैं खुद देख के बता रहा हूँ आपको। ZnSO4, और ये हमें सेल इज़ अ डैनियल सेल, द EMF ऑफ द सेल इज़ E1। तो E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि फिर E2 भी हमें कंपेयर करना है। तो E1 इक्वल टू E0 -0.06/n। रिएक्शन लिखना पड़ेगा पहले। Zn सॉलिड से Zn2+ बन रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, और Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu सॉलिड बन रहा है। तो रिएक्शन लिखेंगे तो इधर
Zn सॉलिड है और Cu2 प्लस है, और ये बन रहा है Zn2 प्लस Cu सॉलिड। तो Q जो है, Q क्या है इसका, Q इज़ इक्वल टू Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो E1 में इनिशियली क्या दिया हुआ है, ये Zn2 प्लस है 0.01, n की वैल्यू 2 है, तो ये 0.01/1 है, ये हो गया E0 माइनस, अब इसको 10⁻², अच्छा लॉग सॉरी, इसको 10⁻²- लिख सकते हैं, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा दिस प्लस 0.06। E2 सॉल्व करते हैं, E2 इक्वल टू E0 when the concentration of ZnSO4 changes to 1 molar and CuSO4 is this, तो E0 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग, अब Zn2 प्लस बोल रहा है 1 हो गया और Cu2 प्लस 0.01 होगा, तो ये 10⁻² बन जाएगा, और ये 2 बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा E0 माइनस 0.06 बस। तो अब हमें पूछा जा रहा है E0 E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, तो क्लियरली E1 जो है वो E0 प्लस 0.06 है, और E2 जो है वो E0 माइनस 0.06 है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हमें पता है मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब है बहुत पहले ही ये लिक्विफाई हो चुका है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है इसका। Calculate the value of equilibrium constant when 2 mole of PCl5 is heated in a closed vessel of 2 liter capacity। तो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, 2/2 मोलर 1 मोलर, PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, ये 1 है, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ PCl5 इज डिसोशिएटेड, -0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4, ये आ गया 0.6 0.4 0.4। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सॉल्व करना है k के लिए, k इक्वल टू 0.4 0.4 0.6, इसको हटा देते हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये आ गया 0.8/3 0.266, तो ये करेक्ट आ जाएगा। अरेंज बिलो गिवन कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। एक है टोलुइन CH3, इसको आप थोड़ा ऐसा ट्रीट करो, कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा अंदर, तो अंदर एक नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा और CH3 पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा। फिर है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, Cl यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है। फिर है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, Cl यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, Cl और Cl, तो इसमें म्यूनेट क्या हो जाएगा, म्यूनेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसमें सबसे कम है और इसमें भी कम ही होगा, इसमें Cl और Cl का नेट एक इधर आ रहा है, बट क्योंकि एंगल ज़्यादा है तो फिर वैल्यू डाइपोल मोमेंट की तो रिलेटिवली कम होगी, और इसमें भी बीच में आ रहा है बट इसमें रिलेटिवली ज़्यादा होगी क्योंकि एंगल कम है दोनों में। तो सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे कम तो फोर्थ हो गया, तो फोर्थ सबसे कम है, देन फर्स्ट है, तो ये दोनों, और फिर ऑर्थो सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आंसर। The orbital angular momentum in 2s orbital अंडर रूट L इंटू L प्लस 1h बार होता है, तो L की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया। Which among the following is ट्राईबेसिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड तो नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 है। टार्टरिक एसिड भी नहीं होगा, टार्टरिक एसिड में भी 2 ही CO2H ग्रुप लगे हुए हैं, और जैसे टार्टरिक एसिड है डबल बॉन्ड OH 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 और डबल बॉन्ड OH। ये लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड अभी हमने इनिशियली डिस्कस किया था, 2 ही एसिड के ग्रुप्स हैं इसमें, एक ही एसिड का ग्रुप लैक्टिक में। सिट्रिक एसिड जो है ये ट्राईबेसिक है, 5 कार्बन रहते हैं, CO2H इधर, CO2H इधर और एक CO2H इधर, तो ये ट्राईबेसिक एसिड है सिट्रिक एसिड। Calculate the empirical formula of an organic compound which contains carbon this, hydrogen this and nitrogen this %। तो अगर हम अज्यूम करें, assuming
100 ग्राम सैंपल, तो इससे क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। 74 ग्राम ये आ गया, 8.65 ग्राम ये आ गया, नाइट्रोजन आ गया 17.3 ग्राम, ग्राम में आ गया। तो मोल्स के लिए इसको 12 से डिवाइड कर दें, इसको 1 से, इसको 14 से। अब बस ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो में चाहिए, तो ऐसा करते हैं एक काम, 12 और 14 आपस में कैंसिल हो रहे थे, उसको कैंसिल कर देते हैं। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि अच्छा एक और कैंसिलेशन इधर भी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो ये 37/3 आ रहा है। ये 8.65 इंटू 2 और ये 17.3 आ रहा है ना, तो इसको डिवाइड ही कर देते हैं। ये 17.3 इसके साथ कैंसिल हो गया और 17.3 इसके साथ भी हम डिवाइड कर देते हैं, तो 37/17.3 चाहिए, मतलब 173 और 370। 2 बार में कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 2 1 2, 1 3, 6 4 10, 4 2 6, 0.0, 2.1, तो ये आ गया 2.1/3, 1/7। तो अब 21 कॉमन फैक्टर, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो ये वैल्यू आ गई 3 7 21, 21 7 या 21, और 3 से फिर से डिवाइड कर दो, 3 7 21, 3 7 21.7, तो ये आ गया 0.49, ये आ गया 7 और ये आ गया 1, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 5, इसको 5 लिख देते हैं, और ये 7 5, एक 7 और एक 1 आ गया, 5 7 और 1, एक सेकेंड, 7 1 और ये 5, तो C5H7N1 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो सीधा सीधा सिंपली डिवाइड करो सबको और फिर काम कर सकते हैं। अरेंज द गिवन एसिड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे स्ट्रॉन्ग HClO3 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि Cl है, डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। H3PO3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो O माइनस बन जाएगा, OH, तो इसको कोई स्टेबलाइज करने वाला डबल बॉन्ड O नहीं है, O माइनस, तो इधर इसके साथ Cl के ऑक्सीजन के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा। वही अगर हम H2SO3 देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन के साथ ये स्टेबलाइज हो रहा है, H2SO3। ऐसा है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अगर हम बेसिसिटी देखें तो ये सबसे वीक बेस है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो थर्ड देन 1 देन 2, थर्ड 1 2, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which is correct according to the collision theory? A chemical reaction occurs with every molecular collision. ये तो गलत है, हर एक मोलिकुलर कोलिजन से नहीं होता, प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, ये तो सही है। रिएक्शन इन गैस फेज आर ऑलवेज जीरो ऑर्डर, ये गलत है। रिएक्शन रेट्स आर ऑफ ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलर स्पीड्स, आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलर स्पीड्स, ये गलत है, तो केवल एक ही करेक्ट आंसर। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर 1 liter, which is the incorrect statement for 1 liter sample of N2 and CO2? तो 1 लीटर N2 और CO2 अगर हम ले रहे हैं, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज़ द सेम, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर सेम है तो ये सेम होगा। हमें इनकरेक्ट पूछा है, द RMS स्पीड रिमेन्स सेम, RMS किस पे डिपेंड करेगा, √3RT/m, टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, मोलर मास पे भी डिपेंड कर रहा है। N2 और CO2 का मोलर मास सेम नहीं है तो RMS स्पीड सेम नहीं होगी।
तो ये गलत, तो ये फिर अपने लिए सही ऑप्शन हो गया। डेंसिटी ऑफ N2, डेंसिटी जो है वो, डेंसिटी तो सिंपली PM/RT से देख सकते हो, टेम्परेचर सेम है, मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो CO2 की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये भी सही है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज़ डिफरेंट, तो ये भी सही है, केवल एक ऑप्शन गलत है। विच इम्प्योरिटी हैविंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड टू सिलिकन, सिलिकन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टू गेट N टाइप सेमीकंडक्टर, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर हमें N टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। विच इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्लोरोफॉर्म CHCl3 है और HNO3 है ऐसा, एंड O डबल बॉन्ड हो, तो जब इनको हीटिंग करते हैं अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो H2O यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा, ये CCl3 और NO2 बन जाएंगे, जो कि क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं इसको, तो ये क्लोरोपिक्रिन है, CCl3 NO2, ये करेक्ट आंसर है। तो होपफुली आपको क्लियर होंगी चीज़ें, नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट NTA के सोल्यूशन में मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।